दोस्तों आज की मूवी बहुत ही प्यारी मूवी है। ये सन 2023 में ही आई थी। दोस्तों ये एक कन्नड़ मूवी है। इस मूवी में एक बाप और बेटी के रिश्ते को दिखाया गया है और साथ ही साथ उसके बेटी के साथ दुष्कर्म करने वालों का वो किस तरह से नाश करता है और उन्हें ख़त्म करता है, उसके ऊपर ये कहानी है। दोस्तों इस मूवी को IMDb पे 7.3 रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी है। मूवी का नाम है टोबी। तो चलिए मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक गांव को देखते हैं जहां पर एक देवी की पूजा हो रही थी। वहीं हम आनंद को देखते हैं। आनंद पंडित जी से पूछता है कि पंडित जी आने वाले 2 दिनों में क्या पूजा अच्छे से हो जाएगी। जिसमें पंडित जी कहते हैं जिसकी बलि चढ़नी चाहिए थी वो तो है नहीं, और अच्छा है वो यहाँ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो आया तो वो बकरा बनकर नहीं बल्कि मारी बनकर आएगा। और मारी वहाँ पे उसी देवी को कहते हैं जिसकी वो लोग पूजा कर रहे थे, और वो मौत की देवी है। वहीं हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि गांव में एक नया IPS आया है जिसका नाम संपत है, और वो थाने के हेड कांस्टेबल कुशल से मिलता है और कुशल से मिलके वहाँ का हालचाल पूछने लगता है। वो थाने के बारे में पूछता है यहाँ किस तरह के क्राइम रिलेटेड केस आते हैं। तभी अचानक उन्हें बाहर से एक लेडीज के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो दोनों बाहर जाके देखते हैं। बाहर जाते हैं तो वहाँ जेनी नाम की एक लड़की रहती है जो 3 दिनों से अपने पिता को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उसके पिता घर से भाग गए हैं। वो लोग गौर से जेनी की बातें सुनते हैं। जेनी बहुत रो भी रही थी और उसने नाक में जो नथनी पहन के रखी थी वो नथनी केवल मारी पहनती है, मारी देवी, और ये खुद को मारी समझती थी, इसलिए इसने अपने नाक में ये नथनी पहन रखी थी। उसके बाद ये लोग जेनी को घर भेज देते हैं और अंदर आके संपत को कुशल सारी बातें बताता है कि जेनी के पिता का नाम टोबी है। वो एक नंबर का पागल आदमी है। वो बहुत ही अजीब है और गांव के ज़्यादातर लोग उससे दूर रहते हैं। यहाँ पे जितनी भी फाइलें हैं ज़्यादातर टोबी के नाम पर ही केस है। उसके बाद संपत कुशल के साथ चर्च के पादरी के पास जाता है टोबी के बारे में बात करने, जिससे उन्हें टोबी के बारे में पता लगता है कि एक दिन फादर क्रिसमस के दिन बच्चों के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके अनाथ आश्रम गए थे। वहाँ पे उन्होंने कई सारे बच्चों को गिफ्ट दिए, लेकिन उन्होंने देखा एक बच्चे को कैद करके रखा है। तो उन्होंने वार्डन से कहा कि उसको कैद क्यों किया है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो वार्डन ने कहा वो बहुत वायलेंट है। उसके बावजूद भी फादर ने कहा कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। फिर वार्डन ने गेट खोला और फादर जाके उससे मिले, तो वो बेचारा गूंगा था, ना वो बोल सकता था ना वो अपनी मन की बात किसी को कह सकता था। तो फादर ने उसे गले से लगाया। उसके बाद फादर ने उसका नामकरण किया, जहाँ पे फादर ने उसका नाम रखा टोबी, और फादर ने अपना नाम भी उसे बताया कि मेरा नाम इग्लेशियस है। वो भी उसके हाथ पे लिख दिया, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुआ। और उसके बाद कई दिनों तक उसने उसको मिटने नहीं दिया। उसके ऊपर दोबारा पेन चला चला के लिखता रहता और सबको दिखाता कि देखो मेरा नाम टोबी है, मेरा नाम टोबी है। पर इसके बावजूद, उसका नामकरण होने के बावजूद कुछ बदला नहीं। टोबी फिर भी लड़ाई करता रहता था। हर कोई उसे छेड़ता था और वो लड़ाई करता था उससे। और इस चक्कर में पुलिस वालों ने कई बार उसे जेल में भी बंद किया और उसे लंबी सजा भी हुई। और एक बार जब वो जेल से छूटा तो वो सीधा चर्च की तरफ गया। वहीं फादर इग्लेशियस से मिलने एक आदमी आता है। वो आदमी फादर के पास आके बोलता है कि मुझे मेरी ज़मीन वापस चाहिए। दरअसल ये ज़मीन इसकी दादी ने चर्च के नाम पे कर दी थी, क्योंकि वो काफ़ी धार्मिक थी। लेकिन अब उसकी दादी तो गुजर चुकी और इस आदमी को वो ज़मीन वापस चाहिए थी। इस वजह से वो धमकाने आया था फादर को, लेकिन फादर इग्लाशिया उसके मुंह पे ही मना कर देते कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। उसके बाद वो उन्हें घुटने पर बिठा के मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी टोबी वहाँ आ जाता है और टोबी एक एक करके उसके सारे आदमियों को साफ कर देता है और फादर को बचा लेता है। और ये सब चीज़ देख के फादर बहुत खुश होते हैं और फादर उसे वहाँ पे गार्ड की नौकरी के लिए रख लेते हैं। लेकिन टोबी धीरे धीरे बदतमीज होता जा रहा था। वहाँ पे जो भी आता टोबी उसके साथ बदतमीजी करता, किसी को थप्पड़ मार देता, किसी की सामान गिरा देता, और सब लोग फादर को शिकायत करने लगे, और जिस वजह से फादर बहुत परेशान हो गए। वहीं वो ठेके पे जाता और फ्री में बहुत सारी दारू पी के बेहोश हो जाता। और जब ठेके का मालिक फादर के पास आता पैसे मांगने तो वो उन्हें कंप्लेंट करता। ये सारी शिकायतें सुन सुन के फादर अब परेशान हो चुके थे, और इसी कारण से वो चर्च के काम से निकाल देते हैं टोबी को, और साथ ही साथ उसे चर्च में आने के लिए मना कर देते हैं। फिर एक दिन जब फादर इग्लेशियस प्रार्थना कर रहे होते हैं, उस टाइम पे टोबी अचानक से 2 मछलियों को लेके आता है, और तब पता लगता है कि अब ये किसी मछुआरे के साथ काम करने लगा है। इसके बाद संपत और कुशल दोनों उस मछुआरे के पास चले जाते हैं। मछुआरा उन्हें मिलता है, पता लगता है मछुआरे का नाम दामोदर है।
उसके बाद संपत उसे अपने पास बिठाता है और उससे संपत पूछता है कि तुम टोबी को कैसे जानते हो। तो दामोदर पूरी कहानी बताने लगता है। आमतौर पे मैं रात में ही मछली पकड़ने जाता हूँ। एक रात जब मैं मछली पकड़ रहा था तब अचानक से मेरे बगल में एक लड़का आके बैठा। वो गूंगा था, कुछ बोल नहीं पाता था, लेकिन उसने अपने हाथ पे अपना नाम लिख रखा था और उसका नाम टोबी था। दामोदर को टोबी वैसे अच्छा लगा, उसका बिहेवियर काफ़ी अच्छा लगा, इसीलिए दामोदर ने टोबी को अपने काम पे रख लिया। उसके बाद दामोदर ने बताया कि दिन में वो एक मुर्दाघर में काम करता था और वो टोबी को भी अपने साथ ले गया और उसने सिखाया कि किस तरह से लाशों को काटा जाता है। उसे लगा कि टोबी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन टोबी को काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा और इसी वजह से दामोदर उसे सिखाने लगा और टोबी को ये काम करने में बड़ा मज़ा आ रहा था, वो बहुत इंटरेस्ट ले रहा था। और दामोदर को शक होने लगा कि ज़रूर ये पागल आदमी है, कुछ तो गड़बड़ है, वरना आम आदमी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं या कम से कम बदबू के कारण नाक बंद करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है। उसके बाद दामोदर रात में टोबी को लेकर मछली पकड़ने गया। वहाँ वो उसे एक कहानी सुनाता है। अमावस्या की एक रात वो यहाँ पे मछली पकड़ने आया था और उसने देखा कि एक घोड़े के ऊपर सवार, नाक में नथुनी पहने मारी देवी उसके सामने आके खड़ी हो गई। उनकी आंखें बहुत ही खतरनाक थी और ये चीज़ देखकर ये तो बहुत ज़्यादा घबरा गया था और यही कारण है कि उसके बाद से मैं आज तक कभी यहाँ पे अकेले नहीं आया मछली पकड़ने। उसके बाद दामोदर टोबी को और कुछ बातें बताता है, लेकिन तभी उन दोनों को एक बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगती है। वो दोनों जब पास जाके देखते तो वहाँ एक बच्ची रहती है जो काफ़ी रो रही होती है ज़मीन में पड़ी हुई। तो दामोदर गांव वालों को सबको जाके बुला के लाता है और कहता है यहाँ एक बच्ची पड़ी हुई मिली है। वहीं जब वो गांव वालों को बुला रहा था, टोबी को नदी के किनारे ही एक नथनी मिलती है बड़ी सी, जिसे वो अपने पास रख लेता है। गांव वाले आके बच्ची को देखते हैं और कहते हैं कि ये तो हम में से किसी की भी बच्ची नहीं है और सभी ये फैसला करते हैं कि हम जाके पुलिस को बुलाकर लाएंगे। लेकिन तभी वहाँ टोबी आ जाता है और टोबी उन सब के बीच में से जाके बच्ची को गोद में लेता है और गोद में लेके वो चला जाता है। इससे उस पुलिस वाले को पता लग जाता है कि वो लड़की जो आके अपने पिता को ढूंढ रही थी वो टोबी की अपनी औलाद नहीं है। टोबी ने उसे बचपन में गोद लिया था और टोबी वहीं उसका बहुत ख्याल रखता है और वो उसे फादर के पास भी ले जाता है उसका नामकरण करने के लिए, और फादर उसका नाम जेनी रखते हैं, जो जानकर टोबी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद वो अपने घर चला जाता है। वहीं देखते ही देखते अब जेनी थोड़ी बड़ी हो गई थी और टोबी उसका एडमिशन स्कूल में करवा देता है और उसे अच्छे से पढ़ाने लिखाने लगता है। और अब यहाँ हमें पता लगता है कि टोबी अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करने लगा है जेनी को। फिर एक दिन टोबी जेनी और दामोदर को लेकर दारू वाले के पास जाता है दारू पीने के लिए, लेकिन जो दारू वाला रहता है वो टोबी को देखकर दारू देने से मना कर देता है, क्योंकि उसका पहले से ही टोबी के ऊपर बहुत सारा कर्जा था और जिस चीज़ को दामोदर देखता है तो उसे बुरा लगता है। इस वजह से टोबी अपनी जेब में से नथुनी निकालता है और उस दुकान वाले को दिखाता है। तो दुकानदार तो क्या, दामोदर खुद देख के बोलता है यार इसके लिए तो तुम्हें कोई भी 1 रुपए भी नहीं देगा। उसके बाद उसको बहुत बुरा लगता है। फिर ये लोग सोचते हैं क्यों ना हम खुद ही दारू बनाएं, और ये लोग खुद ही दारू बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ब्लास्ट हो जाता है जिसके कारण पुलिस आती है और इन तीनों को पकड़ के ले जाती है। पुलिस वाले दामोदर से पूछते हैं कि ये ब्लास्ट कैसे हुआ। तो दामोदर कहता है कि ये ब्लास्ट तारपीन ऑयल गर्म करते हुए हो गया, गलती से, मेरे को पता नहीं था ऐसा होगा। तभी वहाँ एक लेडीज़ को दिखाते हैं जिसका नाम सावित्री था। उसके ऊपर ये दोष लगा था कि वो जिस्मानी संबंध बनाती है और अवैध धंधा करती है, जिस वजह से पुलिस उसे धमकाती है और कहती है देखो आज तो हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन सावधान रहना और अगर गलत काम करती हो तो उसे छोड़ दो आज के आज ही, वरना हम तुम्हें फिर पकड़ लेंगे। उसके बाद पुलिस वाले सावित्री को जाने देते हैं और उसके साथ साथ वो टोबी, दामोदर और जेनी को भी जाने देते हैं। पर कहीं ना कहीं टोबी को सावित्री अच्छी लगने लगी थी और जब वो घर जाता है तो घर जाके वो अपनी बेटी से भी यही कहता है कि मुझे वो बहुत पसंद आई। उसके बाद अगले दिन दामोदर, टोबी और जेनी एक साथ वैन लेके जाते हैं सावित्री के घर के बाहर और टोबी सोचता है कि मैं पेपर पे आई लव यू लिख के उसे दूंगा, लेकिन वो काफ़ी घबरा रहा होता है। इस वजह से जेनी उसकी मदद करती है। जेनी वो पेपर लेके जाती है और सावित्री को बताती है कि टोबी तुमसे बहुत प्यार करता है और वो तुमसे शादी करना चाहता है। इस बात को सुनकर अगले दिन सावित्री टोबी से मिलती है और टोबी को देखकर वो उसको अपने मन की सारी बात बताती है। वो बोलती है कि देखो मेरा नाम सावित्री है, मैं अपना खर्चा उठाने के लिए
दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनाती हूँ जिससे मुझे पैसे मिलते हैं और उससे मेरा गुजारा चलता है। ये सुनकर टोबी उदास हो जाता है, लेकिन सावित्री मुस्कुराती है और उसे शादी से मना कर देती है, लेकिन कहती है हाँ, हम दोस्त बन सकते हैं। और फिर वो दोस्त बन जाती है। वो लोग काफ़ी साथ में घूमते हैं। इसके अलावा वो जेनी को पढ़ाते भी हैं। फिर एक दिन टोबी सावित्री को किसी और आदमी से बात करते हुए और उसे घर में ले जाते हुए देखती है, जिस वजह से वो नाराज़ हो जाता है और वो बात नहीं करता। और उसका ऐसा बिहेवियर देख के सावित्री भी उससे नाराज़ हो जाती है और वो भी उससे बात नहीं करती। अब इन दोनों की बातें बंद हो गई थी, इस वजह से जेनी दोनों को मिलवाती है और दोनों की दोबारा से बात करवाती है, जिसमें वो टोबी को कहती है कि जब सावित्री के घर में कोई ना हो तभी तुम आके मिलना। और फिर ये दोनों मान जाते हैं और दोनों की दोबारा से बातचीत होने लगती है। और दिन धीरे धीरे बीतते जाते हैं। वहीं हमें दिखाते हैं कि अब सावित्री जो है वो काफ़ी अच्छे से घुल मिल गई है टोबी के साथ, इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। और वहीं जेनी अब बड़ी हो गई थी और हाई स्कूल में पढ़ने लगी थी। अब एक दिन जेनी जब क्लास में अकेली थी, तब क्लास का टीचर जेनी के पास आता है और पास आके वो उसकी यूनिफॉर्म को पकड़ के सही करने लगता है, जिस चीज़ से जेनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी चप्पल उठाती है और उस टीचर के पीछे भागती है उसे मारने के लिए। और घर आने के बाद वो सावित्री के पास बैठती है और उदास मन से कहती है अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। लेकिन ये सुनते ही सावित्री उसे समझाती है, देखो बेटा, अगर आप स्कूल नहीं जाओगे तो आपकी हालत भी मेरी तरह हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी अब जेनी स्कूल जाना छोड़ देती है और वो मछली बेचकर थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगती है। वहीं हमें दिखाते हैं एक रात टोबी चोरी छुपे सावित्री के घर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके ऊपर गर्म पानी डाल देती है। फिर वो कहता है मुझसे शादी कर लो, जिस पे सावित्री उसे कहती है तुम्हारे पास क्या है, पहले अपना घर बनाओ और अपनी बेटी की शादी करो, उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगी। और जिस वक्त सावित्री ये बोल रही थी उसकी आंखों में एक चमक थी, जिससे वो समझ गया कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये सच में शादी कर लेगी। अब घर बनाने के लिए क्योंकि बहुत सारा पैसा चाहिए, इसी वजह से टोबी एक बैंक में जाता है, लेकिन बैंक मैनेजर उसे साफ मना कर देता है। लेकिन वो हार ना मान के दूसरे बैंक में जाता है, लेकिन वहां से भी उसे सिर्फ निराशा ही मिलती है। दूसरे बैंक का मैनेजर भी उसे यही कहता है आपके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए हम आपको लोन के पैसे नहीं दे सकते। वहीं सावित्री को दिखाते हैं, सावित्री परेशान रहती है कि मैंने उसे घर बनाने को बोला, बेटी की शादी को बोला, मैंने उसके साथ गलत किया, वो बेचारा गूंगा कहाँ से करेगा। वहीं हमें दिखाते हैं अगर संतोष आकर गांव में किसी की भी फोटो लगा देता है गुमशुदा की, तो 4 दिन के अंदर अंदर वो इंसान मारा जाता है। ऐसे ही हम एक दिन आनंद को देखते हैं जिसकी एक मटन की दुकान थी, लेकिन वो अपना मटन बाहर से मंगा रहा था। और एक दिन उससे मिलने संतोष आता है। संतोष आके उसे बोलता है कि आनंद देखो, तुम अपना मटन जहाँ से भी मंगा रहे हो बंद करो और मुझसे लेना चालू करो मटन, और अगर तुमने मुझसे मटन नहीं लिया तो तुम्हें ये चीज़ भारी पड़ेगी। और वो उसके दुकान में भी पूरे में केरोसिन तेल डाल देता है और कहता है मैं आग लगा दूंगा अगली बार। लेकिन आनंद अपना धंधा बंद भी नहीं करता और ना उससे मटन लेता, और जिसकी खबर संतोष को लग जाती है। और इस वजह से संतोष पूरे गांव में आनंद की तस्वीर चिपका देता है गुमशुदा की, और जिससे हम लोग ये समझ पाते हैं कि अब 4 दिन के अंदर अंदर आनंद भी मारा जाएगा। अब आनंद जंगल में बैठा रहता है और अपने साथियों से कहता है हमें ये जगह छोड़कर चली जानी चाहिए, जिसमें उसके साथी लोग कहते हैं कि अगर हम संतोष को मार दे तो ये सारा झंझट खत्म हो जाएगा, वही है जो टांग अड़ा रहा है बीच में। उसके बाद ये लोग इस काम को करने के लिए टोबी के पास जाते हैं और टोबी को बोलते तुम्हें ये काम करना है। टोबी कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरा घर बनवाना होगा, जिस पे आनंद मान जाता है, कहता है मैं तुम्हारा घर बनवा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आनंद के घर के बाहर 3 ट्रक भरकर बकरे आ जाते हैं, और जिन्हें देखकर आनंद घबरा जाता है क्योंकि उसने ये बकरे नहीं मंगाए थे। और वहीं संतोष के आदमियों को भी पता लग जाता है कि आनंद के घर के बाहर 3 ट्रक भर के बकरे आए हैं, और वो भी आ जाता है। इधर आनंद परेशान हो रहा होता है, आखिर कौन है जिसने 3 ट्रक बकरे भेजे हैं और मैंने तो कोई ऑर्डर भी नहीं किया। तभी वहाँ संतोष आता है और संतोष आके बोलता है कि हाँ भाई, तेरे को मना किया था ना, फिर भी तू 3 ट्रक बकरे लेके आया है। जिस पे ये कहता है ये मैंने नहीं मंगाए। तो वो कहता है तूने नहीं मंगाए तो फिर किसने मंगाए हैं ये। और तभी उन बकरियों के बीच में से टोबी हाथ उठाता है और कहता है ये मेरे हैं। वैसे तो वो बोल नहीं पाता, इशारों से कहता है ये मैंने मंगाए हैं। उसके बाद वो लड़ाई करनी चालू करता है और एक एक करके संतोष के सारे आदमियों को मार देता है, और आखिरी में वो संतोष का भी गला काट देता है और उसे मार देता है। इस सीन को सब लोग आके देखते हैं और पुलिस वाले आके टोबी को पकड़ के ले जाते हैं। इस सीन को जेनी भी देखती है और वो बहुत रोती है।
पर टोबी बहुत खुश होता है कि उसने अब जेनी के लिए घर बनवा लिया है। इस वजह से वो बहुत खुश होता है और जेल में भी जेनी उससे मिलने जाती है और बहुत दुखी होती है। इसके बाद प्रेजेंट समय में संपत और कुशल एक साथ दोनों जने जेनी के घर जाते जेनी से मिलने, लेकिन जेनी घर पे नहीं होती। तब उन्हें उसकी पड़ोसी शालिनी नाम की एक महिला से पता लगता है कि वो यहीं आसपास ही कहीं होगी, क्योंकि उसकी बेटी शालिनी के घर पे खेल रही है। उसके बाद संपत शालिनी से पूछता है कि फिर टोबी का क्या हुआ, जिस पर वो बताती है कि आनंद का मटन का धंधा बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा था और उसने बहुत सारे पैसे कमाए। अब पूरे गांव पर उसी का राज चल रहा था और सुना है कि वो सोने की स्मगलिंग भी करता है। और ऐसे ही रेगुलर काम में एक दिन आनंद के बोट पे पुलिस का छापा पड़ गया, जहां पर पुलिस वालों ने आनंद को वार्निंग देके छोड़ दिया है कि तुम्हारे खिलाफ सबूत लाके हम तुम्हें बहुत ही जल्द गिरफ्तार करेंगे, और जिसकी वजह से आनंद काफ़ी टेंशन में आ गया था। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ टोबी अब जेल से रिहा हो गया है और उसे लेने दामोदर और जेनी गए हैं, और वो लोग उसे वैन से वापस लेके आते हैं, जिस पे वो देखता है कि सावित्री ने अब किसी और से शादी कर ली है। वो काफ़ी दुखी होता है और रात में दारू पीने के बाद वो सावित्री के घर के बाहर जाके बहुत नाचता है, लेकिन तभी वहाँ जेनी आती है और उसे डांटती हुई घर ले जाती है। और घर जाने के बाद वो काफ़ी दुखी होता है। और अगले दिन टोबी भी अपनी बेटी जेनी के साथ मछली बेचने लगता है, और वहीं हमें दिखाते हैं एक लड़का है जो उसकी बेटी को बहुत पसंद करता है, जेनी को। और तभी हमें दिखाते हैं वहाँ पे आनंद आ गया और उसने टोबी को देखा, और वो टोबी को बोलता है तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरे लिए मेरे घर पे बहुत काम है, मेरे घर आना, तुझसे बात भी करनी है, और तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे बोल देना। पर जेनी उसे मना करती है आनंद के पास जाने से, क्योंकि वो जानती है आनंद गलत काम करता है। और जब ये लोग घर आते हैं, घर पे एक सरकारी नोटिस होता है जिसमें लिखा होता है ये ज़मीन सरकार की है, तो तुम्हें यहाँ से अपना घर खाली करना होगा और सरकार कुछ टाइम में इसे तोड़ देगी। अगले दिन टोबी उस पेपर को लेके आनंद के पास जाता है, और आनंद उस पेपर को लेता है और एक कॉल मिलाता है किसी को, और उसके बाद कहता है कि टेंशन मत लो, वो ज़मीन तुम्हारे नाम पे हो जाएगी और तुम्हें वहाँ से अब कोई नहीं हटाएगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरा एक काम करना पड़ेगा, एक आदमी को मारना पड़ेगा। और वहीं हमें दिखाते हैं कि वो एक ग्राइंडर मशीन का उद्घाटन करता है, और वो टोबी को बताता है कि जिसको मारना है उसको इसी में पीसना पड़ेगा, शुरुआत लास्ट से करेंगे तो काम अच्छा चलेगा। उसके बाद हमें दिखाते एक पुलिस वाला है जिसको खबर मिलती है कि आनंद के एक जहाज में सोना स्मगलिंग हो रहा है, और वो रात में अकेला ही जाके चेक करने लगता है। पर तभी वहाँ टोबी आ जाता है, और टोबी उस पुलिस वाले को मार के और उसे उस ग्राइंडर मशीन में डाल देता है, और उसको चटनी चटनी बना देता है, पीस देता है पूरा। और उसकी जो पिसी हुई लाश रहती है उसको लेके वो जंगलों में जगह जगह बिखेर देता है, और इस तरह से इसका काम क्लियर हो जाता है, और आगे चल के ये चुनाव में उम्मीदवार भी बन जाता है और बहुत नाम कमा लेता है आनंद। इसके अलावा आनंद के जो भी दुश्मन रहते हैं, आनंद उन सबको एक एक करके टोबी के द्वारा मरवाता और अपने रास्ते से हटाता रहता है। और ये बात जेनी को जो लड़का पसंद करता था वो जेनी को बता देता है कि तेरे पिता धीरे धीरे लोगों को गायब कर रहे हैं। और ये बात सुनते ही जेनी को बहुत बुरा लगता है और वो सीधा आनंद के पास चली जाती है। और आनंद के वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, उसके बावजूद वो सबके बीच में चिल्ला चिल्ला कर उसे डांटने लगती है और कहती है मेरे बाबा से अपना गलत काम मत करवा, वो वैसे ही बोल नहीं सकते, वो अपनी जैसी ज़िंदगी जी रहे जीने दे, उनको ख़राब मत कर। और वो आनंद के मुंह पे पैसे फेंक के मारती है और कहती है आगे से टोबी से मिलना मत। आनंद बहुत गुस्सा हो जाता है, आनंद बैठता है और उस गिरे हुए पैसों को उठाता है। लोग आते तो मना करता है नहीं मुझे उठाने दो। और उसी रात हम देखते हैं कि टोबी के घर पे कुछ पुलिस वाले जाते हैं और वो टोबी को उठाकर ले जाते हैं अपने साथ। और अगले दिन दामोदर आता है आनंद के पास और आनंद को आके बोलता है कि टोबी को किसी ने झूठे चोरी के केस में फंसाया है, आप उसकी मदद कीजिए। जिस पे आनंद कहता है जेनी को बोलना मुझसे बात करे आके। और अगले दिन जेनी आती है आनंद से बात करने, लेकिन आनंद उससे मिलता नहीं है। और आनंद के आदमी बोलते अभी वो मीटिंग में बिजी है, वो खुद ही तुमसे घर पे आके बात कर लेंगे। रात में आनंद जेनी के घर जाता है और जेनी को बोलता है कि मैंने वकील से बात कर ली है, तेरे पिता अगले ही दिन छूट जाएंगे। और अगले ही दिन टोबी को जेल से रिहा कर लिया जाता है। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया था, किसी न किसी कारण से हर बार टोबी को पुलिस पकड़ ले रही थी और जेल में बंद कर दे रही थी, लेकिन आनंद हर बार टोबी को छुड़वा देता था।
ऐसे ही एक दिन टोबी घर पे आता है तो वो देखता है गुल्लक में पैसे है, तो वो जेनी के पैसे निकालने की कोशिश करता है। तभी जेनी आती है और बहुत चिल्लाती है टोबी के ऊपर, लेकिन फिर वो थक के नीचे बैठ जाती है। और टोबी उसको देखता है, उसके पेट बड़ा रहता है, वो समझ जाता है कि जेनी प्रेग्नेंट है। उसके बाद टोबी परेशान हो जाता है और आनंद को अपने घर बुलाता है। और आनंद जेनी से पूछता है कि ये तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है। तो वो उस लड़के का नाम लेती है जो उसका बॉयफ्रेंड रहता है। वो लड़का आनंद के यहाँ काम करता था और उसका नाम प्रशांत था। तो आनंद समझ जाता है, वो प्रशांत को बुलाता है। प्रशांत कहता है हाँ ये मेरा ही बच्चा है, इस बच्चे का बाप मैं ही हूँ और मेरी वजह से ही जेनी प्रेग्नेंट हुई। जिस पर टोबी बहुत गुस्सा होता है और वो एक चाकू लेकर प्रशांत को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी बीच में आके बचा लेती है उसे और टोबी को बोलती है अगर तुमने प्रशांत को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिससे टोबी को बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और जेनी के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसका मन दुख गया था और इसी वजह से वो घर छोड़कर मुर्दाघर में जाके रहने लगता है। और अब उसने जेनी से बात करना भी बंद कर दिया था। वहीं हमें दिखाते जेनी ने प्रशांत से शादी कर ली और वो दोनों काफ़ी सुखी जीवन जी रहे। प्रशांत अमीर तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो बहुत मदद करता था जेनी की हर काम में और जेनी का बहुत ख्याल रखता था। और ये चीज़ बीच बीच में आके टोबी भी देखता था, वो दूर से छुप छुप के अपनी बेटी को देखता था कि प्रशांत ख्याल रखता है कि नहीं रखता है। वहीं हमें नेक्स्ट सीन में पता लगता है कि आनंद की बोट पे फिर से पुलिस वालों ने रेड मारी है और उन्होंने कहा है अगर मुनाफे का 50% हमें दोगे तो ही तुम धंधा कर पाओगे, वरना हम तुम्हें पकड़ लेंगे। और क्योंकि आनंद डर जाता है इसलिए वो पुलिस वालों को 50% के लिए एग्री हो जाता है। लेकिन इस चीज़ से वो शांत नहीं रहता क्योंकि उसे पता है कोई ना कोई तो है जो पुलिस का मुखबिर है, और वो कौन है इस चक्कर में वो बहुत परेशान रहता है। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अगले दिन अपने बंदे को बोलता है कि एक काम करना, सारे बोट वालों को बोल दे कि नया कंसाइनमेंट आने वाला है और वो कल आएगा। उसके बाद कल फिर पुलिस वाले आते हैं और रेड मारते हैं, लेकिन अब की बार उन्हें सिर्फ आलू और प्याज ही मिलता है, कोई भी लीगल चीज़ नहीं मिलती। लेकिन इससे आनंद को पता लग जाता है कि कौन है जो पुलिस को खबर दे रहा है, और वो कोई और नहीं प्रशांत ही होता है जो टोबी का दामाद रहता है। उसके बाद वो टोबी को बुलाता है, टोबी उसे मिलता नहीं है, तो उसे पता लगता है कि टोबी अब मुर्दा घर में रहता है। तो वो मुर्दा घर जाता है और टोबी को बुला के बोलता है देख, मैं जानता हूँ तू अपनी बेटी से नाराज़ है, पर ये मेन नाराज़गी तो प्रशांत की वजह से ही है। देख प्रशांत मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, प्रशांत की वजह से मेरा सारा माल पकड़ा जा रहा है और तू भी उसी की वजह से प्रॉब्लम में है। उसकी वजह से तू घर छोड़ के यहाँ आके रह रहा है, नहीं तो तू अभी अपने घर पे होता, अपनी बेटी के साथ होता। तो एक काम कर, या तो तू उसे मार दे, नहीं तो मैं अपने आदमियों से उसे मरवा दूंगा। जिसके बाद पहले तो वो काफ़ी मना करता है, फिर मान जाता है। वहीं आनंद अपने आदमियों को बोलता है कि प्रशांत के घर पे नज़र रखना, और टोबी एक टावल लेके जाता है प्रशांत को मारने के लिए। और वो जब देखता है घर में तो प्रशांत सो रहा होता है जबकि उसकी बेटी वहाँ नहीं होती। तो वो उसके गले में गमछा लपेट के दम घोट के मारने की कोशिश करता है उसे। और वहीं हमें दिखाते हैं जेनी उस टाइम पे राशन की दुकान से सामान लेकर आ रही होती, घर का राशन वगैरह लेकर। और जब वो घर में आती है तो देखती है कि उसका बाप ने उसके पति का गला दबा रखा है, तो वो अपने बाप से लड़ने लगती है और उसे बाहर भेजने लगती है। तभी प्रशांत उठता है और वहाँ से भाग जाता है बाहर। उसके बाद जेनी अपने बाप को बोलती है वो तुम्हारा दामाद है, उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो कहता है कि उसने तुझसे शादी करी और इसी वजह से तुम प्रेग्नेंट हुई थी। मैं नहीं मानता। फिर उसके बाद हमें सच्चाई का पता लगता है। उसके बाद जेनी उसे बताती है कि पता है वो मेरे बच्चे का बाप नहीं है, बाप तो कोई और है। जब तुम जेल में थे आनंद मुझसे मिलने आया था और उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया तुम्हें छुड़ाने के लिए, और एक सिक्का दिया, और उस गुल्लक में जितने सिक्के हैं ना उतने बार वो मेरे साथ संबंध बना चुका है। और असल में मेरी बच्ची का बाप आनंद है, प्रशांत नहीं। प्रशांत ने तो बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, लोक लाज के भय से मैं जब कुछ नहीं कर पा रही थी उसने मेरा साथ दिया। ये बात सुनकर टोबी पूरा टूट जाता है और बहुत ज़्यादा दुखी होता है, उसे अपने किए पर पश्चाताप हो रहा होता है। वो सोचता है चाकू लेकर मैं मार दूंगा आनंद को, लेकिन जेनी समझाती तुम उसे मार के जेल में जाओगे, फिर तुम्हें जो छुड़ाएगा मुझे उसके साथ सोना पड़ेगा, और ये कब तक चलता रहेगा ऐसा। उसके बाद वो चाकू फेंक कर रोने लगता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं और अब क्या होगा आगे, मुझे क्या करना चाहिए। वो बहुत परेशान था। उसके बाद वो सो जाते हैं। अगले दिन जब जेनी उठती है तो वो देखती है उसका बाप नहीं है, और वो पूरे गांव में अपने पिता को ढूंढती है।
और इसी तरह ढूंढते ढूंढते 3 दिन हो जाते हैं, लेकिन उसके पिता मिलते नहीं हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि टोबी एक बस से नीचे उतरता है और वो अपनी बेटी के घर जाता है प्रशांत से मिलने। और प्रशांत और वो मिलके बातें करते हैं, लेकिन तभी आनंद के आदमी आ जाते हैं और वो टोबी और प्रशांत दोनों को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तो पड़ोसन और जिनी मिलकर इन्हें हॉस्पिटल में ले जाती है, क्योंकि प्रशांत बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था, इस वजह से हॉस्पिटल पहुंचते ही उसकी मौत हो जाती है। वहीं हमें दिखाते हैं कि कौशल, संपत, फादर इग्लेसियस, ये सब लोग उससे मिलने आते हैं टोबी से। और टोबी की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, वो अभी बेहोश होता है, होश में नहीं होता है। वहीं जेनी की पड़ोसन कहती है मैं उसकी बेटी को ले जाती हूँ मेले में, इससे उसका मन हल्का हो जाएगा। और संपत भी कौशल को कहता है कि एक काम करो, तुम भी मेला घूम के आ जाओ। वहीं हमें दिखाते हैं कि डॉक्टर उन लोगों को कहता है कि अब टोबी जिंदा रहकर भी क्या करेगा, जब जेनी ही जिंदा नहीं है, जेनी ही मर चुकी है। और डॉक्टर के ऐसा कहते ही सब हैरान हो जाते हैं कि ये क्या कह रहे हो। और तब हमें पता लगता है कि जब टोबी हॉस्पिटल में भर्ती था उस टाइम पे जेनी एक चाकू उठाकर आनंद के पास गई आनंद को मारने, लेकिन तभी डॉक्टर भी जेनी का पीछा कर रहा था। वो देखता है कि आनंद और उसके आदमियों ने मिलकर जेनी को मार डाला और उसके खून को पानी से साफ कर दिया। ये चीज़ देखकर वो बहुत डर गया डॉक्टर और वापस हॉस्पिटल आ गया। और जब वो ये बात बताता है उस टाइम पे हमें दिखाते हैं कि टोबी होश में आ जाता है और वो इस चीज़ को सुन लेता है और सुन के वो बहुत दुखी होता है। उसके बाद टोबी वहाँ जाता है जहाँ पे अक्सर ये लोग लाशों को फेंकते हैं, और वहाँ जाके टोबी ध्यान से ढूंढता है रोते रोते, तो उसे अपनी बेटी की नाक की नथुनी मिल जाती है, जिसे वो अपने पास रख लेता है और वो नाक छेदने वाले के पास जाता है। उस टाइम पे वो नाक छेदने वाला भी अपने परिवार के साथ मेला जा रहा होता है, लेकिन टोबी के बहुत कहने पे वो कहता है ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं तुलसी की पूजा करता हूँ, हमेशा उसके बाद ही करता हूँ। तो टोबी भी साड़ी पहन लेता है और वो पंडित तुलसी की पूजा करता है। उसके बाद वो टोबी को नहलाता है और फिर वो उसके नाक को छेद देता है, जिसके बाद टोबी उसमें अपनी बेटी की नथुनी पहन लेता है। वहीं हमें दिखाते हैं कि मेले में सब लोग घोड़े के ऊपर चढ़ के सवारी करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे जो नेता के आदमी होते हैं वो लोग मना कर देते घोड़े वाले को, कहते हैं कि नहीं, हमारे गांव में सिर्फ मारी देवी ही घोड़े की सवारी करती है और कोई घोड़े की सवारी नहीं करता, तो तुम्हारे घोड़े पे कोई सवार नहीं होगा। और तभी हमें दिखाते हैं धुएं के बीच में से टोबी एक घोड़े के ऊपर बैठ के आ रहा होता है और उसका जो ड्रेसअप और जो उसकी नाक छिदी होती है वो बिल्कुल मारी देवी जैसा ही लुक आ रहा होता है। और वो घोड़े से उतर के एक एक करके आनंद के सभी आदमियों को मारने लगता है। और इस चीज़ से आनंद अपने सारे आदमियों को बोलता है पकड़ लो और मारो, और उनके बीच में काफ़ी तगड़ी फाइट होती है दोस्तों, और ये बहुत ही बेहतरीन सीन होता है। वहीं हमें दिखाते हैं कि पुलिस वाला जो रहता है वो भी दूसरे पुलिस वालों को फ़ोन करके बोलता है कि एक काम करो, जल्दी मेले में और साथ में गन भी लेके आओ। तो भी आनंद के एक एक आदमियों को मार देता है और उसके बाद वो आनंद को भी पीटने लगता है। दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है, लेकिन लास्ट में टोबी एक तलवार उठाकर आनंद की गर्दन ही काट देता है। ये देखकर संपत टोबी के ऊपर गोली चला देता है और वो गोली लगते ही सब भाग जाते हैं मेले में, सब इधर उधर चले जाते हैं। उसके बाद टोबी खड़ा रहता है फिर भी, लेकिन संपत एक और गोली मारकर उसे गिरा देता है। 2 गोली लगने की वजह से टोबी की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी फादर जेनी की बेटी को वहां लेकर आते हैं और वो भी टोबी के पास जाके उसे उठाती है, नाना उठो नाना उठो, लेकिन क्योंकि टोबी मर चुका था वो नहीं उठता है। और ये सीन देखकर दामोदर और बाकी सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हर कोई परेशान था। वो जानते थे कि टोबी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और कहीं ना कहीं ये सारी गलती आनंद की ही थी, आनंद ने ही इसकी जीवन में आग लगाई थी। उसके बावजूद जब वो नहीं उठता है तो फादर इग्लेशियस जेनी की बेटी को उठा लेते हैं गोद में और अपने साथ ले जाते हैं। वहीं दोस्तों इस कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह से जब किसी के हाथ में सत्ता आती है, ताकत आती है, तो वो गरीबों के ऊपर धीरे धीरे अत्याचार करने लगता है और साथ ही साथ वो गलत रास्तों पे चलने लगता है। जब ताकत आने लगती है तो उन्हें और ताकत की भूख होने लगती है, और यही चीज़ गलत है। और यहाँ पे जो देवी की पूजा दिखाई थी, हर मूवियों में यही दिखाते, कहीं ना कोई ऐसा होता है
जो बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाता है, चाहे देवी की शक्तियों के द्वारा, चाहे वो अपने मन की शक्ति के द्वारा, किसी न किसी तरह से बुराई का अंत कर ही देते हैं। तो होपफुली दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई। इस मूवी का अंत यहीं हो जाता है, पर जहाँ तक कैरेक्टर दिखाया टोबी का, एक गूंगा होने के बावजूद उसने जिस तरह से मेन रोल लीड किया है दोस्तों, ये काफ़ी सराहनीय बात है। तो दोस्तों आज की मूवी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।